हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर हमारा जो एजुकेशन से एमए या फिर बीएड एमएड के सेमेस्टर एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ यूजीसी नेट, चूँकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से भी इसमें जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही टेट, सुपर टेट इत्यादि जो भी अदर स्टेट के होते हैं उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के सभी छोटे छोटे पहलुओं और इसकी प्रक्रिया के बारे में जो है डीप जो है हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। आइए तो अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रणाली किससे संबंधित है। तो फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है वह कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर शिक्षक और छात्र के बीच शिक्षण के दौरान जो बातचीत होती है और इस बातचीत के दौरान शिक्षक के जो व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं शिक्षण में, उनके निरीक्षण, उनके ऑब्जर्वेशन से जो है रिलेटेड है। ठीक है। तो कक्षा के अंदर हमारे अंतःक्रिया जो भी होती है जिसको इंटरेक्शन कहा जाता है, क्लासरूम इंटरेक्शन से संबंधित ये होता है। तो हम देखते हैं कि कक्षा के अंदर दो लोग होते हैं, एक तो शिक्षक होता है, दूसरे विद्यार्थी होते हैं। ठीक। और ये जो एनालिसिस है, इंटरेक्शन एनालिसिस, ये हमारा शिक्षक के व्यवहारों से संबंधित है। ठीक है ना। अब शिक्षक के व्यवहार भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे जो कि जिनके द्वारा शिक्षक पढ़ाता है, ठीक है, और दूसरा ऐसे व्यवहार जो शिक्षक के व्यक्तिगत होते हैं, स्वयं पर्सनल, उसकी स्वयं की व्यवहार, स्वयं की विचारधारा है। ठीक है ना। तो शिक्षक के व्यवहार, शिक्षण व्यवहार और शिक्षक व्यवहार जिसको हम कहते हैं, एक टीचिंग बिहेवियर और दूसरा टीचर बिहेवियर। ठीक। तो अब ये अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली शिक्षक व्यवहार से संबंधित है, अर्थात टीचर के बिहेवियर से रिलेटेड है ये। ठीक है, टीचर बिहेवियर से, न कि टीचिंग बिहेवियर। इसको आगे हम अभी देखेंगे। ठीक है ना। इस फ्लो चार्ट, इस हायरार्की को आप देख के समझ सकते हैं कि ये प्रणाली किससे संबंधित है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो कि फ्लैंडर्स की है वो शिक्षक व्यवहार से संबंधित है, टीचर बिहेवियर से। अब जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण में, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक व्यवहार का जब हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्रमबद्ध निरीक्षण करते हैं, तो इसके लिए दो प्रणालियां विकसित की गई हैं, एक संकेत प्रणाली और दूसरा जो है वो श्रेणी वर्ग प्रणाली। ठीक है ना। एक संकेत प्रणाली और एक श्रेणी वर्ग प्रणाली, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। और उसमें से जो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है वो कौन सी है, वो है श्रेणी वर्ग प्रणाली। ठीक है। इसको 10 वर्ग प्रणाली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको 10 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए 10 वर्ग प्रणाली कहते हैं। और साथ ही ये इस प्रणाली में किस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, तो वो शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है कि शिक्षक कक्षा में क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो उसके इस व्यवहार का जो है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ये प्रणाली करती है। ठीक है। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पर शिक्षण व्यवहार, शिक्षण व्यवहार क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण व्यवहार की बात की जाए, अगर टीचिंग बिहेवियर की बात की जाए, तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक जो क्रियाकलाप कक्षा में करता है वही है शिक्षण व्यवहार। यानी कि पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियाँ उपयोग करता है, श्यामपट्ट पर लिखता है, किसी भी टॉपिक की व्याख्या करता है, उसका स्पष्टीकरण देता है, या फिर कोई मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, कुछ प्रश्न पूछता है,
ठीक है ना, प्रश्नीकरण विधि का उपयोग करके पढ़ाता है। कुल मिला के शिक्षण व्यवहार जो है वो शिक्षण विधियों और नीतियों से रिलेटेड है, ठीक है ना। उत्तर देता है, कोई निर्देश या प्रशंसा करता है, बालकों को अभिप्रेरणा देता है, मोटिवेशन, ठीक है, उनको उत्साहित करता है, या फिर अंत में मूल्यांकन कार्य करता है। कुल मिलाकर शिक्षण के उद्देश्य जो है, यानी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को के लास्ट में जो हमारे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी व्यवहार शिक्षक करता है वह शिक्षण व्यवहार करता है कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब शिक्षक व्यवहार क्या है? टीचर बिहेवियर, जो कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि शिक्षक व्यवहार शिक्षक के व्यक्तिगत व्यवहार है, यानी उसकी अपनी विचारधारा क्या है, उन व्यवहारों या क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वे संपन्न करते हैं, विशेषकर ऐसी क्रियाएं जो कक्षा में निर्देशन, मार्गदर्शन, अधिगम से संबंधित होती है। अर्थात शिक्षक व्यवहार में शिक्षक के व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पर, ठीक है ना, यानी शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है, वह किस प्रकार की विचारधारा रखता है, बालकों के प्रति किस प्रकार की सोच रखता है, शिक्षा पढ़ाने के प्रति किस तरह की सोच रखता है ना, कितना संवेदनशील है, और उसमें बोलने का कौशल, कम्युनिकेशन पावर कैसी है, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार किस तरह के हैं उसके। ठीक है, कुल मिलाकर शिक्षक व्यवहार में जो है स्वयं शिक्षक के स्वयं के व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो आते हैं। शिक्षक अभी अगर शिक्षण के प्रति रुचिपूर्ण नहीं है, वो पढ़ाना उसकी रुचि में नहीं है कि पढ़ाए, तो वो कक्षा में जाके कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है ना, सारी विधियां आते हुए भी उसकी स्वयं की रुचि नहीं होगी कि हम पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये जो है उसका शिक्षक व्यवहार है। या फिर शिक्षक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ाने का बड़ा इच्छुक होता है, किसी चीज़ को बताने का, समझाने का इच्छुक हो अगर, तो वो टीचर न भी अगर है तो भी वह किसी चीज़ को बड़ी अच्छी से बताएगा। तो शिक्षक व्यवहार का मतलब यही हुआ। और अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक व्यवहार के इन्हीं व्यवहारों का जो है वो निरीक्षण किया जाता है। ठीक, अब इसमें जो एक चीज़ आती है उसका शिक्षक के व्यवहारों का, यानी शिक्षक व्यवहारों का जो है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाया जाता है। ठीक है ना, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन अप्रोच, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली क्या होती है? तो देखिए, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के व्यवहारों का हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी ऐसी सोच या विचारधारा के हम करते हैं। ठीक है ना, बिना किसी पूर्वाग्रह की, बात का मतलब हमारे मन में कुछ उस शिक्षक के प्रति कोई ऐसी भावना या धारणा न रखकर, कोई धारणा नहीं, एक न्यूट्रल व्यक्ति की, एक न्यूट्रल पर्सन के रूप में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, बिना किसी सोच को रखते हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम जब भी कक्षा में शिक्षक व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, तो ये क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली कहलाती है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक, अब ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको ये हायरार्की में यहाँ बताया गया था कि ये शिक्षक व्यवहार दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना, तो शिक्षक व्यवहार कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है ना, क्रमबद्ध जो निरीक्षण किया जाता है उसको दो भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। एक संकेत प्रणाली, यानी जो क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली है, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक संकेत प्रणाली, साइन सिस्टम, और दूसरा होता है श्रेणी वर्ग प्रणाली। ठीक है ना, तो इसमें से फ्लैंडर्स का वाला कौन सा है? तो ये है श्रेणी वर्ग प्रणाली। ठीक है, उसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। दोनों के बारे में जान लेते हैं। श्रेणी वर्ग प्रणाली क्या है? देखिए, इसमें क्या किया जाता है, श्रेणी वर्ग प्रणाली में शिक्षक के व्यवहारों की एक सूची रहती है, एक सूची यहाँ पर रहेगी। ठीक है ना, सूची रहेगी। इस सूची में शिक्षक के व्यवहारों को पहले से लिख दिया जाएगा। पहले से क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा। 1 2 3 4 करके ऐसे लिख दिया जाएगा। और इसमें जो निरीक्षक रहेगा, वो निरीक्षक कक्षा में जिस समय शिक्षक शिक्षण कर रहा है उस दौरान उन सभी व्यवहारों से जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उससे मिलान करेगा, और मिलान करके ऐसे क्या करता जाएगा, एक चिन्ह बनाता जाएगा इस पर कि इन्होंने ये कक्षा में ये व्यवहार किया, दूसरा व्यवहार किया। ठीक है, तो इसमें सूची दी जाती है और निरीक्षक जो है शिक्षक के उस व्यवहार पर निशान लगाता है। कोई निशान लगा सकता है जिसका प्रदर्शन कक्षा में हो रहा है। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। लेकिन श्रेणी वर्ग प्रणाली में क्या होता है?
श्रेणी वर्ग प्रणाली में ऐसा नहीं होता। श्रेणी वर्ग प्रणाली में भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन कुछ विशिष्टीकृत कर दिया, कुछ विशेष तरीके से उसके विभिन्न व्यवहारों को समुचित श्रेणियों और वर्गों में रखा जाता है। श्रेणियों और वर्गों संपन्न होने के क्रम में, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्रम में रखा गया है, ठीक है, लिखे जाते हैं, ठीक है, लिखे जाते हैं कक्षा में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर 3 से 4 सेकंड के से कम के बीच समय में जो जो घटनाएं होती हैं, शिक्षक यानी कि हर 2 या 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर अंदर जो शिक्षक व्यवहार कर देता है, उसको भी हम यहाँ पर अंकित कर लेते हैं, उसको भी जो है नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद हमें जो यहाँ पर श्रेणी वर्ग बनाए गए हैं उनसे मिलान कर लेते हैं, और उस मिलान किए हुए जो व्यवहार हैं उसको वो किस श्रेणी में आ रहे हैं, जो श्रेणी हमने यहाँ बनाई है किस श्रेणी में आ रहे हैं उसमें हम रख देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से श्रेणी बना ली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर व्यवहारों को लिख दिया जाता है, सभी श्रेणियों को, वर्गों श्रेणियों को यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हर एक सेकेंड, हर एक 2 या 3 सेकेंड में जो शिक्षक व्यवहार करता है कितनी बार कर रहा है वो भी यहाँ पर लिखा जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, लास्ट में सब व्यवहारों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से अंकित किया जाता है। और फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है वो कुछ यही प्रणाली है, ठीक है। समझ बात आ गई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि फ्लैंडर्स की, अब हम अपने फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। ये फ्लैंडर्स की आखिर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली किससे संबंधित है और क्या है ये, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के सभी श्रेणियों और वर्गों के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये एक हायरार्की यहाँ बनी हुई है, एक फ्लोचार्ट बना हुआ है। इस फ्लोचार्ट में फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रणाली के सभी श्रेणियों को, सभी वर्गों को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। बड़े ही अच्छे तरीके से इसको एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम इन सभी को अलग अलग जो है समझेंगे। तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में फ्लैंडर्स ने सबसे पहले कक्षा में जो शिक्षक व्यवहार होते हैं, शिक्षक और छात्र के बीच जो भी अंतःक्रिया, जो बातचीत होती है और उसमें जो शिक्षक व्यवहार करता है, उसको 3 भागों में यहाँ बांटा उन्होंने। सबसे पहले बांटा शिक्षक कथन, यानी छात्र क्या बोलता है, शिक्षक क्या बोलता है। दूसरा छात्र कथन, छात्र क्या बोलता है, और कब दोनों चुप हो जाते हैं या मौन या विभ्रांति, साइलेंस या कंफ्यूजन कब होता है। प्यूपिल टॉक, टीचर टॉक, साइलेंस एंड कंफ्यूजन। अब उसमें शिक्षक कथन को 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट बिहेवियर एंड इनडायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। अब इन दोनों व्यवहारों में को भी जो है, प्रत्यक्ष व्यवहार को 3 भागों में और अप्रत्यक्ष व्यवहार को यहाँ पर 4 भागों में और जो है बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार में यहाँ पर भाषण देना, निर्देश करना या डायरेक्टिंग और इंस्ट्रक्टिंग, आलोचना और अधिकार प्रदर्शन, क्रिटिसाइजिंग एंड शोविंग अथॉरिटी। और अप्रत्यक्ष व्यवहार में आप देख सकते हैं विचार स्वीकृति, एक्सेप्ट फीलिंग। और 5वां यहाँ पर बांटा गया प्रशंसा या प्रोत्साहन, है ना। ये यहाँ पे प्रशंसा करना और प्रोत्साहन करना, इंकरेजमेंट देना। और यहाँ पे आगे जो है छात्रों के विचारों का उपयोग, ठीक, यूजेस आइडिया ऑफ स्टूडेंट, क्या होता है इसको हम आगे भी देखेंगे। अभी आप इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए। प्रश्न करना, आस्क क्वेश्चन, ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 7 हो गए ना, 7 श्रेणियाँ हो गई। छात्र कथन को 2 श्रेणियों में बांटा गया, छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र कथन स्वक्रम, प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, ये। उसके बाद ये देखिए 7 और 2 9 हो गए, और लास्ट में हमारा ये हुआ मौन या विभ्रांति, साइलेंस एंड कंफ्यूजन, 10 यहाँ पर हो गए। तो 7 + 2 + 1 यहाँ पर कुल कितने वर्ग हो गए, 10 वर्ग, ठीक है ना। तो फ्लैंडर्स की ये 10 वर्ग प्रणाली है, इस प्रकार से है। अब इन सभी अवयवों को एक एक करके जो है हम समझेंगे कि इनके सभी अवयव में क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें अंतःक्रिया विश्लेषण आ रहा है। सबसे पहले फ्लैंडर्स, तो नेड ए फ्लैंडर्स एक शिक्षा शास्त्री जिन्होंने इस प्रणाली का विकास किया। अंतःक्रिया का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इंटरैक्शन एनालिसिस का,
तो अभी तक जो भी हमने शब्दावली देखी, शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि, देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने क्रमबद्ध निरीक्षण को देखा। क्रमबद्ध निरीक्षण सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक, अंतःक्रिया विश्लेषण क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि के द्वारा शिक्षक के व्यवहारों का जो है अध्ययन, जो निरीक्षण करता है। ठीक, चलिए, तो अंतःक्रिया विश्लेषण की बात हो गई। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है। इतना कुछ समझने के बाद हम चीज़ों को बड़ी आसानी से अब समझ सकते हैं। देखिए, तो नेड ए फ्लैंडर्स जो कि एक शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने 1959 में कक्षा की विभिन्न घटनाओं में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार, जो वर्बल बिहेवियर है, शाब्दिक व्यवहार का मतलब वर्बल बिहेवियर अंग्रेजी में जिसको कहेंगे, यानी बोलने, यानी हमारे जब शिक्षक जो चीज़ बोलता है और बोलने के द्वारा जो व्यवहार जो दिखाता है, उसके जो है क्रमबद्ध निरीक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित की, एक विशेष प्रकार की प्रणाली जो कि उसके शाब्दिक व्यवहार को निरीक्षित करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि फ्लैंडर्स जो है वो का विश्लेषण प्रणाली शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण करती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। शाब्दिक व्यवहार का जो है वो निरीक्षण करती है ना, ये शाब्दिक व्यवहार का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इस प्रणाली में शाब्दिक व्यवहार को किस तरह से जो है बनाया गया। तो चूंकि ये श्रेणी वर्ग प्रणाली है, ये कौन सी प्रणाली है, श्रेणी वर्ग प्रणाली है, ठीक है ना, श्रेणी वर्ग प्रणाली है। तो श्रेणी वर्ग प्रणाली में क्या होता है, व्यवहारों को श्रेणियों में बांटा जाता है। तो उन्होंने 3 श्रेणियों में, मूल रूप से 3, अभी जैसे कि ये फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पर देखा कि 3 भागों में, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर वही चीज़ फिर से आ रही है, शिक्षक कथन, टीचर टॉक, छात्र अनुक्रिया, पीपल टॉक, प्यूपिल टॉक, और मौन या विभ्रांति, साइलेंस और कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षक कथन। शिक्षक क्या बोलता है, कक्षा में जाता है, कोई अपना टॉपिक रहता है, विषय रहता है, उसको पढ़ाता है। ठीक, पढ़ाने के दौरान वो जो चीज़ें करता है, पढ़ाने के दौरान जो चीज़ें वो बोलता है, ठीक है ना, क्या क्या बोलता है, जो चीज़ें बोलता है उनको हम शिक्षक कथन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है कि पाठ्यवस्तु को पढ़ाएगा, पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के बाद पाठ्यवस्तु जो भी उसके पास जो भी कंटेंट है उसको पढ़ाएगा, पढ़ाने के लिए बोलेगा, या फिर कुछ छात्रों से प्रश्न पूछता है, उनको शाबाशी दे सकता है, शाबाशी देने के लिए बोलेगा, कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए बोल सकता है, ठीक है ना। तो इन सभी जो भी शिक्षक बोलता है, जो भी करता है, उसको शिक्षक कथन के अंतर्गत रखेंगे। और उसमें इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। शाब्दिक व्यवहार कक्षा में जो किए जाते हैं, इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला प्रत्यक्ष व्यवहार, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यवहार। फ्लैंडर्स ने शिक्षक कथन को 2 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है, तो देखिए, प्रत्यक्ष व्यवहार वे व्यवहार होते हैं जिसमें शिक्षक अपना प्रभुत्व जमाता है। प्रभुत्व जमाने का मतलब जो है ऑटोक्रेसी जो है अपने कक्षा में, यानी कि बालकों पर अधिकार जमाता है, अपनी बातों को रखता है, और बालकों को ये जो है यानी सामने जो छात्र हैं उसको वो सुनते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए जो व्यवहार करता है वो प्रत्यक्ष व्यवहार या डायरेक्ट बिहेवियर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाषण देना, पहला, इस प्रत्यक्ष व्यवहारों को 3 भागों में उन्होंने बांटा था। भाषण देना, प्रत्यक्ष व्यवहार में 3 आते हैं, भाषण देना, निर्देश करना और आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। तो अब जाहिर सी बात है, प्रत्यक्ष व्यवहार में पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षक करता है, जिसमें छात्र जो है वो छात्रों उसको सुनते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष व्यवहार आएंगे। अब तो भाषण देना में क्या आ जाएगा, लेक्चरिंग जिसको कहेंगे। इसमें जो शिक्षक है वो अपनी पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है, पाठ्य वस्तु से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। जो भी प्रक्रिया है, अपने विचार, जो भी तथ्य हैं उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और उसको प्रस्तुत करने के लिए जो भाषण देता है उसको
इस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई भी चीज़, कोई पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा है, मान लीजिए विज्ञान का ही कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, विज्ञान का मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा रहा है, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें वो बोलेगा वो भाषण देने के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद निर्देश देना। हो सकता है कि कभी कभी, अब मान लीजिए ये पढ़ा रहा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा रहा है, अब वो कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, कुछ बनाएगा, ठीक है। बनाने के बाद आप कहेगा, उनको निर्देश देगा कि अब आप ये करिए, ठीक है ना, या फिर आप इसको नोट करिए, या फिर जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। तो छात्रों को कोई भी अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है जिसको छात्र सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और सीधे उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो ये निर्देश करने के अंतर्गत आ जाएगा। छात्रों को आवश्यक अनुदेश या निर्देश प्रदान करना, ठीक। तो भाषण देना हो गया, निर्देश प्रदान करना हो गया, ठीक। अब देखिए इन दोनों में बालक कुछ नहीं बोलता है, वो उसको सुनना ही है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्रभुत्व जमाता है, ठीक। चलिए, और तीसरी बात, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन। इस तरह का भी एक व्यवहार होता है, यानी कि कभी कभी छात्रों के व्यवहार कुछ जो हम बालकों को सिखाना चाहते हैं उससे कुछ विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि कक्षा में नहीं करनी चाहिए, अनुचित है, गलत है, तो उनकी वो आलोचना भी करता है। यानी छात्रों के और वो आलोचना छात्रों के व्यवहार में बदलाव के लिए होता है, ठीक है ना, अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए अधिकार प्रदर्शन करता है, ठीक। बात समझ में गया, यानी बालक बातचीत कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, बालक बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लिखने के लिए कह रहा है, वह बालक बातचीत कर रहे हैं, तो क्या करेगा, उनको उनकी आलोचना करेगा कि आप बातचीत बंद करिए, शांत रहिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आलोचना या अधिकार प्रदर्शन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो ये 3 प्रत्यक्ष व्यवहार हुए। अब यहाँ पर हायरार्की में हमने देखा था, ये हो गया प्रत्यक्ष व्यवहार के बारे में। अब अप्रत्यक्ष व्यवहार के ये 4 भागों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अप्रत्यक्ष व्यवहारों को समझते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यवहार में क्या होता है, कभी कभी शिक्षक केवल प्रत्यक्ष व्यवहारों को ही नहीं करता, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से भी बालकों को जो उनके सीखने की प्रक्रिया है, पढ़ने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाता है। कुछ ऐसे काम करता है जिससे बालक मोटिवेट होते हैं और उसको पढ़ने में जो है, सीखने में आगे बढ़ते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको 4 भागों में फ्लैंडर्स ने बांटा। पहला क्या, विचार स्वीकृति, विचार की स्वीकृति, अर्थात देखिए ये जो व्यवहार है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लैंडर्स ने कहा कि विचार स्वीकृति होनी चाहिए, अर्थात बालक कभी कभी हमारे जब शिक्षक कुछ पढ़ाता है तो उस दौरान बालक बैठे स्वयं से कुछ बोलते हैं, कुछ अगर उनसे मान लीजिए पूछा, तो पूछने के बाद उत्तर दे रहा है, और उत्तर में कुछ वह अपनी चीज़ों को भी बोल रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, जो वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बता रहा है अपनी ओर से। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके अनुभूतियों को, उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। ये नकारात्मक सकारात्मक स्मरण भविष्य कथन के रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विचार बालकों के आ रहे हैं, ठीक है, उनकी भावनाओं को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ये है, ठीक है ना। जैसे बालक कह रहा है कि अच्छा गुरुत्वाकर्षण है, तो क्या मेरी पेन भी जमीन पर ही मेरी पेन गिर रही है, कभी कभी गिरती है, गेंद तो गिरती है मगर उछड़ जाती है, ठीक है, जमीन पर टकराती है फिर उछड़ जाती है, ऊपर क्यों चली जाती है। तो इस तरह के विचार वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बताते समय वो कर सकता है, तो उसके विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उसको जो है डीमोटिवेट, यानी उसको झुझला कर उसे नकारना नहीं चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यही विचार स्वीकृति है, ठीक है। उसके बाद प्रशंसा या प्रोत्साहन, बालकों को उनकी प्रशंसा करना, यानी कि कुछ सही अनुक्रिया जब बालक करता है पढ़ाने के दौरान, कुछ चीज़ पूछा गया और उसकी सही उत्तर देता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये एक श्रेणी बांटी गई, ये भी अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आ गया कि बालकों की प्रशंसा या प्रोत्साहन करना और उनके लिए उसको पुनर्बलन देना, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद
स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग। ठीक है, कभी कभी हम कक्षा में जब शिक्षक कुछ प्रश्न पूछता है और बालक अपने स्वयं से अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उत्तर देता है, उदाहरण देता है, ठीक है ना, तो जो वो उदाहरण दे रहा है, जो भी बालक उदाहरण दे रहा है, उसी उदाहरण को एक शिक्षक को स्वयं अपने शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि जो हम झूले पे झूलते हैं, अच्छा आपसे आपने मान लीजिए पूछा कि बताओ गुरुत्वाकर्षण का जो वस्तुएं नीचे गिरती हैं, इसको तुमने कहाँ कहाँ देखा है। ठीक है, वस्तुएं नीचे गिरती हैं कहाँ कहाँ देखा, तो बालक कहेगा कि हम एक बार झूला झूल रहे थे, झूला झूले ऊपर जाते हैं, झूला ऊपर जाता है, फिर अचानक से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये भी हो सकता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हो। तो इसको क्या करना चाहिए, अब ये जो बालक बता रहा है ना, इसको अपने शिक्षा अपने पढ़ाई में इसी उदाहरण को उपयोग कर लेना चाहिए। तो ये इससे क्या होता है, इससे बालकों में जो है मोटिवेशन आता है कि सर ने मेरी चीज़ मैंने जो बताया उसका उपयोग किया है। ठीक है, और ये शिक्षण की एक बड़ी अच्छी नीति है। ठीक, तो यहाँ पर स्वीकृत तथा छात्रों के विचारों का उपयोग। उसके बाद प्रश्न करना, अप्रत्यक्ष व्यवहार। शिक्षक जो है तथ्यों, सूचनाओं और विधियों एवं पाठ्य सामग्री से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है, वो जो है अप्रत्यक्ष व्यवहार, यानी कि पाठ्य वस्तु से रिलेटेड जब कोई प्रश्न पूछेगा और छात्र उसका उत्तर देंगे, तो ये प्रश्न करने के यानी आस्क क्वेश्चनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे 4 अप्रत्यक्ष व्यवहार रहे। ठीक, तो हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहारों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा भाग है, छात्र कथन। ठीक है, छात्र कथन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। आइए छात्र कथन के बारे में समझते हैं कि छात्र कथन में क्या होता है। नाम से स्पष्ट है कि छात्र जो शाब्दिक व्यवहार करते हैं और उनके प्रति जो शिक्षक बोलता है वो छात्र कथन के यानी प्यूपिल टॉक के अंतर्गत आएगा। अनुक्रियाएं छात्र कथन के अंतर्गत आती हैं, छात्रों द्वारा प्रदर्शित। ठीक है, इसको 2 श्रेणियों में बांटा फ्लैंडर्स ने, एक कहा छात्र अनुक्रिया, दूसरा कहा छात्र कथन स्वक्रम। प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स जिसे छात्र अनुक्रिया कहा गया और प्यूपिल टॉक इनिशिएशन छात्र कथन स्वक्रम कहा गया। तो इसमें क्या अंतर है, इसको 2 श्रेणी में बांटा गया कि शिक्षक की क्रिया, निर्देश तथा प्रश्नों का द्वारा उत्तर देना इसमें शामिल होता है। अर्थात जब शिक्षक जाहिर सी बात जब कोई प्रश्न पूछता है तो छात्र उसका उत्तर देता है, गलत सही कुछ भी उत्तर देगा। तो जब शिक्षक कुछ छात्र से पूछता है उसके बाद छात्र अनुक्रिया करता है, छात्र उसका उत्तर देता है, तो इसे छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात शिक्षक जब प्रश्न पूछता है उसके बाद छात्र इसका उत्तर देता है, तो ये छात्र अनुक्रिया कहलाएगा। छात्र कथन स्वक्रम क्या होगा, इनिशिएशन, यानी कभी कभी कक्षा में छात्र किसी स्पष्टीकरण को सुन रहा है और स्वयं अपने मन से बिना शिक्षक के बिना कुछ पूछे स्वयं कुछ अगर बोलता है, स्वयं कोई पहल करता है, ठीक है, प्रश्न पूछता है या फिर कहता है कि सर इसको और समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है, यानी स्पष्टीकरण मांगता है, या फिर उस तथ्य जो अभी आप पढ़ा रहे हैं उस पर अपने बातों को रखता है अपने मन से। ठीक है ना, तो ये छात्र कथन स्वक्रम कहलाएगा या पीपल टॉक इनिशिएशन कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि छात्र अपना दृष्टिकोण इसमें प्रस्तुत करता है जब, तो ये छात्र स्वक्रम कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये जो है छात्र कथन के अंतर्गत आने वाली ये 2 श्रेणियां हैं। ठीक है ना, अब सबसे अंतिम श्रेणी आती है यहाँ पर मौन या विभ्रांति। ठीक है, मौन या विभ्रांति, साइलेंस और कंफ्यूजन। तो कभी कभी कक्षा में जो है अव्यवस्था आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है और डिस्टर्बेंस के कारण सब एक साथ बोलने लगते हैं, तो उसमें छात्र न तो छात्र कुछ समझ पाते हैं न तो शिक्षक कुछ समझ पाता है। ठीक है ना, इसी स्थिति को, इसी सिचुएशन को जो बोलते हैं विभ्रांति या कन्फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, अब इस विभ्रांति के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है ना, जब चुप हो जाते हैं तो इस स्थिति को मौन या साइलेंस कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। जब छात्र कुछ शिक्षक कुछ लिख रहा है उस दौरान ये सभी लोग शांत रहते हैं, तो ये भी मौन के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लैंडर्स के 10 वर्ग प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग। ठीक है ना,
हमने इन सभी के बारे में एक एक करके समझ लिया है। आशा है ये फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। और अगर समझ में आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, है ना। शेयर करें, कमेंट करें। कोई नए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अपने उस पर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आपके लिए ये चीज़ बड़ी ही फायदेमंद होगी, ठीक है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।